वेलकम बैक। आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुड मॉर्निंग। अब जो खबर है इससे मुझे एक तो खुशी हो रही है और एक गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि यार हम जो है वो कितना पीछे रह गए, और खुशी इस बात पे है कि हमारे भाई जिन्हें हम कहते हैं पाकिस्तान, जो मशरकी पाकिस्तान कहा जाता था, वो हमसे कितने आगे निकल गए। लेकिन खुशी होने की एक और वजह भी है। आइंदा जब कोई कहेगा ना 2 टके की औरत, तो हम उसे कह देंगे 2 रुपए का आदमी। तो वो 2 टके की औरत फिर भी उस 2 रुपए के आदमी से ऊपर होगी। वो 4 रुपए बन जाएंगे। और ये 2, और यही बात कर रहे हैं जो मुहावरे की बात की है, जो 2 टके का मुहावरा है, हमेशा किसी की बेकदरी के लिए फर्क कहना चाह रही है कि वो इस्तेमाल किया जाता रहा है। औरत की बेकदरी के लिए कभी 2 टके का मत सुना। 2 टके की औरत ही होती है। 2 टके की बात भी होती है। हाँ। तूने तो 2 टके की बात किया, 2 टके का आदमी भी एक मुहावरा है, फर्क आ जाता है। और टके टके पे रुलना भी जो है ना, वो भी एक। लेकिन अब इस मुहावरे को तब्दील कर लें, क्योंकि जो 1 टका है वो 2 रुपए का हो चुका है। 2 टके जो है वो पाकिस्तानी 4 रुपए के बराबर है। और ये जो बेकदरी है पाकिस्तानी रुपये की, ये इसका सिलसिला मुसलसल जारी है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह बांग्लादेश ने जो ये कामयाबी हासिल की है, वो बांग्लादेश की मजबूत मुआशी पॉलिसियाँ हैं। अब इस वक्त तो आपके सामने सूरत हाल है, 2/3 इनका GDP का जो है कंट्रीब्यूशन वो गारमेंट्स फैक्ट्री से है। जो गारमेंट्स जो पाकिस्तान का एक होता था, हमारी ये कपास अच्छी होती थी, उनका पटसन अच्छा होता था। और पाकिस्तान जो है यहाँ पे बहुत अच्छा कपड़ा बनता था। पाकिस्तान की कॉटन दुनिया भर में मशहूर थी। लेकिन अब बांग्लादेश हम पे सबकत ले गया। उसमें हमारे पास कपास है और हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, और अगर ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो हम पूरा नहीं कर पा रहे, और कपास जो है उसकी पैदावार भी कम होती जा रही है। लेकिन बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर बात की जाए तो चाइना से मुकाबला कर रहा है। जी, और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं, इनका जो जी है ये सिर्फ सार्क मुमालिक नहीं, बल्कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन है। इनका जो एवरेज था ना एनुअल ग्रोथ, वो 8.20 एवरेज थी, जो कोविड की वजह से थोड़ा नीचे आई है। अब 7.5 कही जा रही है पेंडेमिक की वजह से। लेकिन ये भी इस वक्त खित्ते में इंडिया भी पीछे रह गया, पाकिस्तान भी पीछे रह गया। दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे बेहतरीन जो प्रोग्रेस है, आपको पता है कि IT में नंबर 1 जा रहा है बांग्लादेश के। 6 लाख से जायद इनके जो है ना फ्रीलांसर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और इनके 25 साल से नीचे 50% लोग हैं। और वो जो नौजवान है बड़ा काम करते हैं। और खातीन की जो आप बात कर रही थी, ये खातीन गारमेंट्स जो इंडस्ट्री है उसको फ्लरिश करने में उनका सबसे ज्यादा किरदार है। बिल्कुल से पर कैपिटा इनकम जो है ये $1200, 1200 से थोड़ा ऊपर है, लेकिन चले $1200। पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो $302 है। तो अंदाज़ा कर लें कि लाइफ क्वालिटी, लाइफ स्टैंडर्ड। और एक ज़माना था जब मेरी अम्मी बताया करती थी कि ये जो कोविड वाले मामलात भी थे, उसमें मसाइल आए थे। नहीं, अम्मी की जो बात में करें वो कोविड से उसका ताल्लुक नहीं। वो ये था कि वो ज़माना जब यहाँ पर हमारा पाकिस्तान इकट्ठा होता था, तो ये कहा जाता था कि मतलब ये जो यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, सैलाब बार बार आते हैं। उसी सैलाब ज़दा, उसी बार बार आने तूफान वाले जो मुल्क है, उसने अपनी मईशत को कैसे खड़ा किया। मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारे से ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पे समुंदर की वजह से पानी बहुत ज़्यादा है। और अब मुज़म्मिल असलम साहब माहिर मौशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल असलम साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। मुज़म्मिल साहब कहिएगा इस बारे में, ये जो 2 टके वाला मुहावरा है जिसकी हम बात कर रहे थे, इसको अब तब्दील नहीं कर लेना चाहिए। और ये जो तब्दील हो रहा है मुहावरा, वजह क्या है? बांग्लादेश इतनी तरक्की कैसे कर गया, हम इतना पीछे कैसे रह गए? देखिए, बात यह है कि बांग्लादेश जो हम पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं कि अभी जैसे आप लोग भी बात कर रहे हैं, नो डाउट पिछले 5-6 सालों में बांग्लादेश ने बहुत ग्रो किया है। और उसकी जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि उसने एक्सपोर्ट मार्केट पे बहुत जिसे कहते हैं कि अपनी गिरफ्त मजबूत की। लेकिन उसकी जो सबसे एक बड़ी वजह ये थी कि एक तो वहाँ पे पॉलिटिकली जो है स्टेबिलिटी है, और वहाँ पे आपको पता है एक नेशनल लेवल, एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप की चीज़ बनी थी। उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में, क्योंकि एक बांग्लादेश ने दुनिया में जो है जाके एक लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का इसके पास स्टेटस है, तो चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे यूरोप हो, उन्होंने इसको ट्रेड कंसेशंस दिए में बहुत बड़े। आपको याद होगा 2 साल पहले ट्रंप ने इंडिया से जो है ट्रेड कंसेशंस ले लिए थे और इंडिया को लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस उससे छीन लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश में इंडिया ने, जो इंडिया के जो सरमायाकार थे, जो इंडिया से पहले जो एक्सपोर्ट्स करते थे इन ममालिक में, उन्होंने अपनी जाके फैक्ट्रीज लगाई। और आज बांग्लादेश में जो डोमिनेंस है, अगर आप कभी एक स्टैटिस्टिक्स उठाएं तो बांग्लादेश से इंडिया में प्रॉफिट रिपैट्रिएशन बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि बांग्लादेश में जो सरमायाकारी है
वो इंडियंस ने की और उसके बाद वो मार्केट कैप्चर की जो इंडिया लूज कर रहा था क्योंकि ट्रेड कंसेशंस की वजह से। अब देखें बात ये, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बांग्लादेश ने अपने आप को इस तरह पोजीशन किया कि वहाँ पे सरमायाकारी आई। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि ना बांग्लादेश में कपास पैदा होती है, ना उनको जो है वो जूट के, आपको पता होगा हमेशा से शुरू से कि वहाँ पे जो है टाट पैदा होती थी। पाकिस्तान में कपास पैदा होती थी और जब वो हमारा हिस्सा था, और बांग्लादेश टाट के लिए मशहूर था। तो बांग्लादेश हालांकि अपने मुल्क की वसाइल नहीं है, सिर्फ वो टैक्स स्टेटस की वजह से उसने एक बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर की और मैं बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूँ उसको। हाँ बिल्कुल कामयाब, बहुत बड़ी कामयाबी है, इट्स अ बिग अचीवमेंट। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसीज के बारे में भी हमें बता दीजिएगा। एक तो तरसीलात ज़र में वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया ज़्यादा है, करंट अकाउंट सरप्लस की बात की गई कि बहुत पैसा आया, उसके बावजूद करेंसी तो स्टेबल नहीं हो रही। फिर दरामदात जो है वो कहा गया कि कम की जाएंगी, उसके बावजूद करेंसी स्टेबल नहीं हुई, मईशत भी हमें उस तरह स्टेबल होती दिखाई नहीं दे रही। तो कमी कहाँ पर है? कब तक दरामदात के ऊपर हम पाबंदी लगाने से कोशिश करेंगे कि मामलात में सुधार लाया जाए? क्या इससे कोई बेहतरी आने की उम्मीद है? इंपोर्ट्स देखिए मैं आपको देखिए बात ये है ना कि हम सारे बहुत दूर बैठे हुए हैं, तो हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है कि बांग्लादेश बहुत स्टेबल कंट्री है, ये बहुत स्टेबल मुल्क है। आपको मैं एक बात बताऊं कि जब ये कोरोना आया, तो जब ये कोरोना आने के बाद पूरी दुनिया बंद हुई, तो बांग्लादेश की बरामदात बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हुई और बांग्लादेश का कारोबार ठप होके रह गया। उनकी स्टॉक मार्केट बंद हो गई और वो उन्होंने जैसे जो हमने 2008 में, आई डोंट नो आप लोग को स्टॉक मार्केट का कितना इल्म है, 2008-9 में हमारी स्टॉक मार्केट फ्रीज हो गई थी जब मुशर्रफ साहब गए थे और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने 4 महीने के लिए बंद कर दी थी। आज हमें 10 साल लग गए वो अपना इमेज रिवाइव करने में। वही एग्जैक्टली हरकत जो है बांग्लादेश ने अभी पिछले 5 महीने पहले की। बांग्लादेश में अब वो वाली सरमायाकारी नहीं रही जो आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले रही थी। तो बांग्लादेश भी इंस्टीट्यूशनली इतना डेवलप नहीं हुआ। तो वो जो हमने देखा वो बांग्लादेश ने अब देखा। इसी तरीके से उन्होंने अपनी करेंसी को अभी तक संभाल के रखा हुआ, अपनी करेंसी को टूटने नहीं दे रहे। ये कोई जिसे कहते हैं कि ये कोई बड़ी उसकी बात नहीं है, खुशी की बात नहीं है कि आप आर्टिफिशियली अपनी चीज़ को रोकें। आपकी खुद ब खुद ऑटो पायलट पे अगर करेंसी स्ट्रांग हो रही है तो आपको खुश होना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत ने ये जो है 2013 से 2018 के दरमियान ये करने की कोशिश की, करेंसी को दुनिया के सामने जो है स्टेबल दिखाया, लेकिन उसके पीछे ज़र मुबादला बर्न करते थे, यानी कि फेंकते थे कि करेंसी की कीमत ना गिरे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं, अब आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, हम बांग्लादेश की तारीफ कर रहे हैं। 2008 में हमारी जो बरामदात 12 अरब डॉलर थी और बांग्लादेश की 8 अरब डॉलर थी। आज बांग्लादेश की 40 से 45 अरब डॉलर है और हमारी जो है 22-23 अरब डॉलर, अभी भी 24 अरब डॉलर से ऊपर नहीं है। आपके ख्याल में वजह क्या? वजह ही ये हुई कि हमने जी उसकी वजह ही ये हुई कि हमने अपनी एक तो ये कि अपनी प्रोडक्शन, अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं किया। हमने बिजली, आपके सामने अभी तक बिजली का मसला पाकिस्तान में, फिर हमने इतनी महंगी बिजली लिया है कि वो कोई दुनिया में इतनी महंगी बिजली के साथ बरामदात नहीं कर सकता था। तीसरी चीज़ ये कि उसके लिए हमारी आज से, जब मुझे याद है 2008 से लेकर 2005 से लेकर 2012-13 तक हमारी 15 मिलियन बेल कपास पैदा होती थी, कॉटन। अब वो हमारी 8-9 मिलियन बेल पे आ गई, यानी कि हम 60% पे आ गए। तो आपकी बरामदात, हाँ, तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? या तो फिर बांग्लादेश की तरह आप इतने सस्ते हो जाएं, लेबर आपकी, देखें बांग्लादेश में आज भी जो पर कैपिटा इनकम है वो पाकिस्तान के आसपास ही है, ठीक है। उनकी लेबर, वहाँ पे इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पॉवर्टी आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा है, ठीक है। वो हैप्पी इंडेक्स में भी हमसे पीछे है। मुजम्मिल साहब, वो जो फिर बांग्लादेश क्लेम करता है, परसेप्शन, जी बांग्लादेश क्लेम करता है 2010 से 2020 के दरमियान 80 लाख अफराद को खते गुर्बत से निकाला है और 3 गुना जो है इजाफा हुआ है उनकी आमदनी में इन 80 लाख लोगों में। तो क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन आप वो देखें कि वो मिकदार जो 80 लाख की थी
उनकी आबादी का आज भी कितना फीसद बनता है। आज भी जो गुर्बत है वहाँ पे पाकिस्तान से, पावर्टी रेट पाकिस्तान से ज़्यादा है आज भी, ठीक है। वो ये बात नहीं कहने की, अब अगर बांग्लादेश ग्रो कर रहा है तो उनकी आवाम आगे ग्रो कर रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कर रही है, और अगर अगले 10 साल इसी तरह वो ग्रो करते रहे, लोग बातें कर रहे हैं कि वो इंडिया को चैलेंज कर देगा, चाइना को तो नहीं कर सकता लेकिन इंडिया को वो चैलेंज कर देगा। अब हमें भी एक जिसे कहते हैं वर्ल्ड्स फैक्ट्री बनने की जरूरत है, और ये हुकूमत ने कोशिश काफ़ी की है, लेकिन हमारे मसले इतने हैं कि मैं क्या बोलूं कि अगर एक तरफ से बात सही होती है तो बड़े मसाइल हैं। असलम साहब बात कर रहे थे इस पे, बहुत शुक्रिया आपका, और बड़े अहम चीज़ें थी जिस पर। लेकिन हमने देखा कि इसी तरह लिरा की कीमत कैसे गिरी थी तुर्की में अर्दोगान साहब के आने से और उस सारे मामला से, लेकिन फिर स्टेबल कैसे किया। सो एक अच्छी मुआशी पॉलिसी जो है वो बदतरीन हालात में भी किसी भी मुल्क को और कौम को निकालने की उस हालात से एबिलिटी रखती है। अब आपको पता है, आप किसी भी ब्रांड से जाकर चीज़ें लेना हमजा, और ख़ास तौर पे जो चीज़ें मतलब पहनने की चीज़ें, टेक्सटाइल और इंटरनेशनल ब्रांड्स तो अंदर लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश। सो इतनी ज़्यादा उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर काम किया, लेकिन जिस सिस्टम की खराबी की बात की जा रही है, कुछ इसी सिस्टम की खराबी का इस वक्त हम आपके सामने तस्वीर रखेंगे के बाद अखलाकी बदहाली की बात। हाँ, अखलाकी भी और मुआशरती भी। हमारे मुआशरे में सरकारी मुलाजिम जो है उसकी इज्जत नफ्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको और एक गुलाम को तकरीबन एक बराबर रखा जाता है। सियासतदान से लेकर अवाम तक सब लोग जो है वो समझते हैं कि इसके ऊपर तो हम अपना गुस्सा और नज़ला निकाल सकते हैं। सरकारी मुलाजिम जो है रियासत का नौकर होता है, जाती मुलाजिम किसी का नहीं होता, लेकिन जाती मुलाजिम उसे समझा जाता है। आप समझ ही रहे होंगे हम किन कहानियों की बात कर रहे हैं, आपके सामने ही है कि किस तरह से लाड़काना में एक वाक़या हुआ जहाँ पे एक ASI जो है मुबैना तौर पे जो एलिज जो बातें हैं वो ये हैं कि उन्होंने एक शराब के उसके ऊपर गिरफ्तार किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी के जाखरानी साहब आ गए, उन्होंने आकर तशद्दुद किया, तशद्दुद को थानेदार जो बैठ के देखता रहा, उसके सामने थाने में पिटाई होती रही, निकाल के ले गए, वर्दी फाड़ दी गई, उसको निकाल के ले गए। वो बेबस जो एक पुलिस ऑफिसर है वो फिर उसने अपने इस पे मतलब खुदकुशी की कोशिश की, जिसको निगेट किया है कि खुदकुशी की कोशिश नहीं की, लेकिन ये हमने देखा ना। और फिर इसी तरह से एक और वाकया जो है वो हमारे सामने आया कि साहिवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमा जो हैं उन्होंने खातून पोस्ट मास्टर के ऊपर तशद्दुद किया। कितनी बदतरीन बात है। एक तो सरकारी मुलाजिम, ऊपर से खातून, और उसको आप थप्पड़ मार रहे हैं वहाँ जाके, किस कैपेसिटी में और किस ताकत और किस जोम में। लेकिन ये हुआ। हम क्लेम पता क्या करते हैं कि भाई हमारे टैक्स के पैसों से आपकी तनख्वाह आती है, वही बात कि वो रियासत के मुलाजिम हैं, रियासत के नौकर हैं, आपको भी कहीं ना कहीं उसी टैक्स का फायदा मिल रहा होता है। लेकिन इसी स्टेट के अंदर टैक्स देखें तो हमारी जो भी सामने आई है वहाँ पे टैक्स तो इतने दिए नहीं गए जितने टैक्स दिखाया जाता है कि दिए जाते हैं। साहिवाल चलते हैं जहाँ पर आपको बताया कि खातून पोस्ट मास्टर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने थप्पड़ मारा। उस्मान, आप तक आवाज़ अगर पहुँच रही है तो बताइएगा कि ये वाकया क्या है, ये कब पेश आया और क्या किया गया इस बारे में। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो 24 सितंबर को साहिवाल पोस्ट ऑफिस में पेश आया, जिसमें सीनियर पोस्ट मास्टर मैडम सोफिया कासम के दफ्तर में एक नवीद असलम नामी शख्स दाखिल हुआ और उसने मैडम के मुंह पे थप्पड़ मारा और उनको घसीटना शुरू कर दिया। नवीद असलम कौन है? मैडम का ये कहना है कि मेरा शोर सुन के मेरे नवीद असलम PTI का मुकामी ओहदेदार है। ठीक, नवीद असलम PTI का मुकामी ओहदेदार है जी, ठीक। और ये वाकया क्यों? सोफिया कासम का कहना है कि मैडम सोफिया कासम का कहना है कि मेरे अमले ने शोर सुन के अंदर आए, दाखिल हुए और उन्होंने आके मुझे उससे बचाया। उसके बाद 15 पे कॉल की गई, पुलिस ने आके उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी, लेकिन दूसरे दिन उसकी जमानत हो गई। इस वक्त मैडम सोफिया कासम हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो पुलिस की कार्रवाई से मुतमिन है। सोफिया साहिबा आपके साथ मौजूद हैं, उनसे करवाइएगा, वो क्या मौकिफ रखती हैं, उनसे जानेंगे हम। जी मैं उनसे बात करवा रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं उनसे बात करवा रहा हूँ आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम सोफिया साहिबा, शुक्रिया आपने आज प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। ये अफसोसनाक वाकया, सबसे पहले तो बहसियत कौम हम आपसे माजरत करते हैं इस रवैये के ऊपर जो कि इख्तियार किया गया, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। लेकिन ये वाकया आपके ख्याल में क्यों हुआ, उनका जो मौक़िफ़ है वो क्या है, और ये आप ऐसा क्या हुआ था? कैसे आया? जी मारा उसने, और मेरे शोर पे जो है ना वो मेरे क्यों मारा?
2 मुलाजिम आए, उन्होंने आके बड़ी मुश्किल से मेरी जान बचाई, वरना तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि जिस सख्ती से वो पकड़ के मुझे खींच रहा था और मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो अभी ये मुझे जान से मार देगा या फिर ये उठा के मुझे कहीं ले जाएगा। मैं बयान नहीं कर सकती कि किस कदर जुल्म उस शख्स ने आके मेरे ऊपर किया। इनसे पूछिएगा कि ये क्यों, ये जाती दुश्मनी थी कोई, या कोई सरकार में मुदाखलत कर रहे थे, वो वाकया हुआ क्यों है ये? जी मैडम, वो पूछ रहे हैं कि ये वाकया हुआ क्यों है, उनको क्या मसला था, उन्होंने क्यों आपके ऊपर हमला किया? जी, जब वो आए हैं तो बिल्कुल उसने कोई बात नहीं की, कोई अपना ग्रीवियंस बयान नहीं किया, ना कोई रिटर्न ना कोई वर्बल शिकायत की है। जाहिर है मैं भी इस शौक में थी कि क्यों मतलब एक बंदे ने इस तरह से आके मेरे ऊपर हमलावर हुआ है। तो फिर मेरे पोस्टमैन ने मुझे बताया कि थोड़ी देर पहले इस इंसिडेंट के वो फील्ड में गया था, उसके मनी आर्डर लेकर वो बंदा गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने पोस्टमैन को अपनी तरफ बुलाया और पूछा कितने मनी आर्डर लाए और कितने पैसे, उसने अमाउंट और मनी आर्डर बताए हैं। तो इसके साथ ही वो गुस्से में आ गया और मनी आर्डर फॉर्म पकड़ के उसने फेंक दिए ज़मीन पे, और पोस्टमैन जो है वो मनी आर्डर फॉर्म इकट्ठे करता रहा और वो शख्स आके यहाँ मेरे ऊपर हमलावर हो गया। जी ठीक है, ये हमारे अगर रिपोर्टर जो हैं वो सुन रहे हैं, मोहम्मद उस्मान, तो बताइएगा कार्रवाई कोई अमल में लाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुकामी रहनुमा असलम के खिलाफ? जी बिल्कुल, उसके ऊपर एक FIR दर्ज की गई थी और उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन दूसरे दिन उसकी कोर्ट से जमानत हो गई है। अभी पुलिस जो है वो मसरूफ़ तफ्तीश है। जमानत हो गई, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा मामला यही है कि कोई बात नहीं, जो मामलात होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस में जिस तरीके से काम चल रहा होता है, अगर कोई उसके अंदर प्रॉब्लम भी है तो ये कोई तरीका नहीं आप जाएं और किसी भी ऑफिसर, खातून ऑफिसर के साथ बदतमीजी करना एक बहुत बड़ी बात है। आपने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, और अगर कोई और भी ऑफिसर हो तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आप कैसे कर सकते हैं? खातून और मर्द की तखसीस से बालातर दोनों, ASI के ऊपर भी तशद्दुद हुआ, मारपीट की गई, थाने के अंदर की गई, वर्क प्लेस पे। और मौजूदगी, जब कानून के एहलकार खुद महफूज नहीं होंगे मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, तो उन्होंने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है? फिर इसी तरह से मतलब अपनी वर्क प्लेस पर मौजूद एक खातून जो कि अपना काम कर रही है, आप उससे काम उसका अच्छा नहीं है, कंप्लेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन तशद्दुद नहीं कर सकते। बाबर से राब्ता बहाल हुआ है। बाबर बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है लाड़काना वाक़े की? जी बिल्कुल, ये लाड़काना में जो है वलीद थाने के ASI हैं असगर मुगैरी नामी ने जो जिसने जो है शराब फरोश जो 2 गिरफ्तार किए थे, जिस पर ये मामला उठा तो ASI ने गिरफ्तार करके थाने में जो है उनको लॉकअप कर दिया, जहाँ पे जो है पीपल्स पार्टी के मकामी जो कारकुन है जुल्फ़ा जाखरानी ने जो है थाने में पहुंचकर जो है ASI के साथ तलख कलामी की, ना कि बल्कि तलख कलामी की, जबकि ASI जो थे असगर मुगैरी नामी ने अपना वीडियो बयान जारी करते हुए यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी के यहाँ मकामी जो कारकुन है तो वहाँ पे थाने में पहुंचकर जो है मेरे साथ तशद्दुद किया है और मुबैना तौर पर मेरी जो है कार्रवाई के अमल में लाई गई है, जबकि ये तमाम तर कार्रवाई के अमल में लाई गई है। अमल में ये लाई गई कि पुलिस की जी कार्रवाई ये अमल में लाई गई है कि पुलिस की जानिब से DIG के नोटिस के बाद जो है ये जुल्फ़कार जागरानी समेत 3 मुल्ज़मान पर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जबकि ये मकामी जो कारकुन है वो तो गिरफ्तार है, जिसने कल जो है शाम के रोज जो है उन्होंने जमानत हासिल कर दी। दोनों तरफ सुनाई दे रहा है कि मुकदमा दर्ज और जमानत हो गई। हमारे सामने अब्दुल मजीद अचकज़ई भी हैं कि एक ट्रैफिक वार्डन इसी तरह ड्यूटी पे अगर खड़ा है तो उसके कत्ल को आप साबित नहीं कर सक रहे वीडियो सबूत होने के बावजूद, और वो जो अब्दुल मजीद अचकज़ई साहब हैं वो भी रिहा होकर जो है, बिल्कुल